हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं AK सिंह, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम लोग मैथ पर बात करेंगे कि मैथ को कैसे पढ़ें, कहाँ कहाँ इसका उपयोग है और इसके पढ़ने से क्या लाभ है। मैथ को किस तरीके से पढ़ें जिससे सारे एग्जाम एक साथ हमारी तैयारी हो सके। अब सबसे पहले है कि मैथ को पढ़ा नहीं जाता बल्कि सीखा जाता है, और सीखने की विभिन्न सारे कलाएं होती हैं। जब टीचर आपको सिखाने चलता है तो उसको विभिन्न सारे स्टेप और विभिन्न सारे तरीके से सिखाने की कोशिश करता है। सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेलने की शुरुआत किए थे तो उनके कोच ने बड़े ही बेहतर तरीके से उसे उसकी ट्रेनिंग दी। विराट कोहली ने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया तो उनके कोच ने बड़े ही बेहतर तरीके से कोशिश की। और वो जब ग्राउंड पर खेलने जाते हैं तो स्पिन बॉलर बॉलर जब बॉलिंग करता है तो उनके खेलने के तरीके अलग हो जाते हैं। और जब फास्ट बॉलर बॉलिंग करता है उनके खेलने के तरीके अलग हो जाते हैं। इसी कारण मैथ पढ़ने की अपेक्षा सीखा जाता है और सीखने के विभिन्न तरीके होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि मैथ का कहाँ कहाँ उपयोग है। यानी सबसे पहला है कि मैथ का उपयोग कहाँ कहाँ है। मैथ का उपयोग कहाँ कहाँ। तो हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि भारतवर्ष भारतवर्ष में UPSC के द्वारा जो सबसे बेस्ट एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, UPSC के द्वारा जो सबसे बेस्ट एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसके द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति होती है। इस एग्जाम के PT के एग्जाम में ही सेकेंड पेपर CSET है। और इस CSET में मैथ की काफ़ी भूमिका है, क्योंकि जब तक आप सेकेंड पेपर को क्वालिफाई नहीं करेंगे फर्स्ट पेपर का कॉपी चेक नहीं होगा। और जब फर्स्ट पेपर का कॉपी ही आपको चेक नहीं होगा तो आप मेंस का एग्जाम ही नहीं देंगे। UPSC के द्वारा ही NDA CDS का एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें भी मैथ की काफ़ी भूमिका है। इसके अलावा UPSC के द्वारा भी अन्य एग्जाम भी कंडक्ट कराए जाते हैं जिसमें मैथ की काफ़ी भूमिका है। इसके बाद जब आप PCS में चलते हैं तो PCS एग्जाम में उत्तर प्रदेश PCS में भी सेम कंडीशन है। वहाँ भी PT में 2 पेपर है। सेकेंड पेपर में CSET है, और CSET का एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं करते, वहाँ पर 33% नंबर नहीं लाते तो फर्स्ट पेपर की कॉपी आपकी नहीं चेक होगी, और जिससे आप PT का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते और मेंस का एग्जाम नहीं दे पाते। इसके अलावा उत्तर प्रदेश PCS को RO ARO, उत्तर प्रदेश दरोगा, उत्तर प्रदेश स्टेट, उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश से संबंधित अन्य एग्जामों में भी मैथ की काफ़ी भूमिका है। इसके बाद जब BPSC में चलते हैं तो BPSC PT में 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ के, जिसमें मैथ की काफ़ी भूमिका है। जब मेंस पेपर देने जाते हैं तो वहाँ 72 नंबर मैथ के पूछे जाते हैं जो DIDS के होते हैं, उसमें भी काफ़ी भूमिका है। और बिहार सचिवालय, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, अन्य एग्जामों में तो मैथ की काफ़ी भूमिका है। हाँ, यह सत्य है कि JPSC के PT मेंस में मैथ की भूमिका नहीं है, परंतु JSSC एंड अन्य झारखंड से संबंधित एग्जाम में मैथ की काफ़ी भूमिका है। उसके बाद छत्तीसगढ़, उत्तराखंड के एग्जाम भी देने जाते हैं, वहाँ भी मैथ की काफ़ी भूमिका है। इसके बाद जब आप SSC की तैयारी करते हैं, बैंकिंग की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, इसके अलावा अन्य किसी भी स्टेट के दरोगा, पुलिस, आर्मी इत्यादि के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ तो सबसे ज़्यादा मैथ की भूमिका है। इसके बिना तो यह एग्जाम आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाते। तो इससे स्पष्ट है कि UPSC PCS अन्य सभी एग्जाम में, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो, उन सभी एग्जामों में कहीं ना कहीं मैथ और रीजनिंग की काफ़ी भूमिका है।
अब दूसरा प्रश्न उठता है कि मैथ को पढ़ने से क्या लाभ है। पढ़ने से लाभ, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, और जब भी कोई काम करने चलता है तो यह देखता है कि इस काम से हमें क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी। तो मैथ का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है कि यहाँ पर स्टेप की गलतियां नहीं होनी चाहिए। यदि स्टेप की गलतियां आप करते चले जाते हैं तो मैथ का आंसर ही बदल जाता है। अब सिंपल सा एक क्वेश्चन है, 2+2/2 बराबर क्या। इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 2 को 2 से जोड़ दिए, 4/2 बराबर 4। यहाँ गुणा का चिन्ह आएगा तो यह उलट जाएगा, 1/2। तो 2 के 2 कट गया, 2 को 1 से गुणा किए तो 2 आंसर आ गया। परंतु क्या यह प्रोसेस सही है? नहीं, यह प्रोसेस गलत है। हमने सरल तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, लेकिन स्टेप की गलतियां कर दी, जिसके कारण हमारा आंसर गलत हो गया। जब यहीं पर हम दूसरा तरीका अपनाते हैं, 2+2/2 बराबर 2+2 गुणे 1/2, यहाँ भी उलट गया, या 2 से 2 कट गया, 1 आया, 1 को 1 से गुणा किए, 2 + 1 बराबर 3। यानी यह स्टेप हमने सही फॉलो किया तो यह आंसर सही हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने बोडो मास थ्योरी को अप्लाई किया, परंतु यहाँ पर हमने बोडो मास थ्योरी को अप्लाई नहीं किया, जिसके कारण दोनों के आंसर में अंक अलग हो गए और जिससे हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। तो यहाँ पर हमने स्टेप गलत उठाए तो आंसर अलग हो गया, और वह आंसर गलत हो गया। यहाँ पर स्टेप सही उठाए तो वह आंसर सही आ गया। यानी मैथ में जहाँ पर स्टेप की गलतियां होगी तो उसका आंसर कुछ अलग स्वरूप में चला जाएगा। जिस तरीके से देखते हैं कि क्रिकेट हो या जीवन, प्रत्येक जगहों पर यदि आप स्टेप सही उठाने की कोशिश करते हैं, निर्णय सही लेते हैं, तो आपका कार्य सफल हो जाता है, और निर्णय गलत लेते हैं तो आपका कार्य असफल हो जाता है। इसी वजह से मैथ पढ़ने के दौरान स्टेप की गलतियां करने पर आंसर गलत होता है, स्टेप सही उठाने पर आंसर सही होता है। और इसका उपयोग आप जगह जगह अन्य जगहों पर भी कहीं कर सकते हैं। जीएस का कोई भी पेपर लिखने जा रहे हैं और वहाँ पर क्वेश्चन को समझने के बाद यदि फॉर्मेट बनाकर आप प्रत्येक स्टेप वाइज क्वेश्चन को लिखते हैं तो आपको एग्जामिनर नंबर अच्छा देता है। परंतु उसी में स्टेप की गलतियां हो जाती है। विशेषताएं, पहली विशेषताएं चौथे नंबर पर चली जाए, चौथी विशेषताएं पहले नंबर पर चली जाए, तो क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाता है, एग्जामिनर अट्रैक्ट नहीं हो पाता, तो आपको अच्छा नंबर नहीं दे पाता। अब देखते हैं कि क्रिकेट जगत में जब बैट्समैन क्रीज पर जाता है और खेलने लगता है तो फास्ट बॉलर को खेलने के तरीके उसके अलग होते हैं और स्पिन बॉलर के खेलने के तरीके अलग होते हैं। इसी वजह से मैथ से सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ स्टेप की गलतियां नहीं होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न, मैथ को कैसे पढ़ें। मैथ को कैसे पढ़ें। दो ही तरीका है, कंसेप्ट के आधार पर या ट्रिक के आधार पर। आप हमेशा यह देखने की कोशिश कीजिए कि जब मैथ को पढ़ने चलते हैं तो वहाँ कंसेप्ट यानी बनाने की प्रक्रियाओं को फॉलो करते हैं तो आपके पास क्वेश्चन बनाने की कला धीरे धीरे डेवलप होती है, और जब वह सीखने लगते हैं तो मैथ पढ़ने में आपको आनंद आने लगता है। तब उसी कंसेप्ट के साथ ट्रिक को आप जोड़ लेते हैं तो यह ट्रिक हमेशा आपका अपना हो जाता है। नहीं तो क्लास में टीचर गए और ट्रिक के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए और सेम क्वेश्चन को बनाने वाले ने लैंग्वेज को चेंज करके बना दिया तो आपको वहाँ ट्रिक अप्लाई करने में असुविधा हो जाएगी।
तो जब भी आप कंसेप्ट को आधार बना करके पढ़ने की कोशिश करते हैं और इस कंसेप्ट से ट्रिक को जोड़ते हैं तो वह ट्रिक हमेशा आपको अपने हो जाता है, और जब अपना हो जाता है तो आप धीरे धीरे मैथ में अपने को सहज महसूस करने लगते हैं और वहाँ पर कहीं भी अनकंफर्टेबल नहीं होते, एक कंफर्टेबल जोन के साथ आप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, जिससे आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना सरल हो जाता है। अब चौथा प्रश्न है कि मैथ को एक साथ पढ़ें या अलग अलग। कहने का मतलब यह है कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट पीसीएस की तैयारी कर रहा है, कोई एसएससी बैंकिंग रेलवे की तैयारी कर रहा है, तो उसे एसएससी के अकॉर्डिंग मैथ पढ़ना चाहिए, उसे बैंकिंग के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, उसे यूपीएससी के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, उसे पीसीएस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए न क्या, या सिलेबस की डिजाइनिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि मैथ के उस सारे टॉपिक बड़े ही बेहतर तरीके से जहन में बैठते हुए चले जाए, उस टॉपिक का एक्सरसाइज करने और एक्सरसाइज करने के बाद उसके कंसेप्ट और उसके ट्रिक को अपने जहन में बैठा लें। और जब हम यूपीएससी के एग्जाम देने जाएं तो यूपीएससी के अकॉर्डिंग हम कुछ एक्सरसाइज कर लें, पीसीएस के एग्जाम देने जाए तो पीसीएस के अकॉर्डिंग कुछ एक्सरसाइज कर लें, एसएससी के एग्जाम देने जाए तो एसएससी के अकॉर्डिंग कुछ एक्सरसाइज करें, और बैंकिंग के एग्जाम देने जाएं तो बैंकिंग के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करें। इससे क्या हो जाएगा कि जब वो एक्सरसाइज करेंगे और बैंक में जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टॉपिक पर एक्सरसाइज करने, जिससे क्या हो जाएगा कि हमारा उस टॉपिक पर कमांड होगा और एग्जामिनेशन में हम बेस्ट कर सकते हैं। तो कहीं पर भी मैथ की जो पूरी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी एक साथ कर लें और फिर एक्सरसाइज जो एग्जाम देने जा रहे हैं उस एग्जाम के अकॉर्डिंग एक दो एक्सरसाइज कर लें, जिससे क्या होगा कि वो एग्जाम में आपको अनकंफर्टेबल नहीं होंगे बल्कि कंफर्टेबल जोन के साथ बड़े ही बेहतर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैथ के सिलेबस क्या है और सिलेबस के द्वारा आपको पता चलेगा क्या इस सिलेबस को कवर करने के बाद कोई भी एग्जाम हम आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत। हमेशा सत्य सुने, सत्य बोले और सत्य के मार्ग पर चलेंगे, सफलता बड़ा सुलभ तरीके से, सरल तरीके से मिलते हुए चली जाएगी। ओके।